नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मिली मान्यता। भारत ताजी हल्दी और ताजी ब्रोकली के लिए मानक विकसित करने हेतु नए कार्य प्रस्तावों में सह अध्यक्ष के रूप में करेगा कार्य। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात में किसानों से की मुलाकात। मूंगफली के खेत में किसानों से किया संवाद। किसानों ने मौसमी चुनौतियों, बाजार मूल्य और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं से कराया अवगत। केंद्रीय कृषि मंत्री ने गुजरात के जूनागढ़ में भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान का किया निरीक्षण। किसानों व स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से किया संवाद। शिवराज सिंह ने कहा कि अब तक 1.5 करोड़ दीदियां बन गई हैं लखपति। राजस्थान के फलौदी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 किलो मेगावाट सोलर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत अभियान के तहत तय लक्ष्य के लिए प्रयास जारी। और अब समाचार विस्तार से। रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिली है। ये मान्यता कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग CAC द्वारा दी गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। ये 14 से 18 जुलाई तक इटली के रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित किया गया। समिति ने इस कार्य की प्रगति की समीक्षा की, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और माली, नाइजीरिया और सेनेगल सह अध्यक्ष हैं। भारत कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग की कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत 2014 से मसालों और पाक कला से जुड़ी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में भारत के नेतृत्व में साबुत श्री अन्न अनाजों के लिए समूह मानक विकसित करने की सराहना की गई। भारत ताजी हल्दी और ताजी ब्रोकली के लिए मानक विकसित करने हेतु नए कार्य प्रस्तावों में सह अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गुजरात के गिर वन्य जीव अभयारण्य का दौरा किया। यहां उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया। यहां के जंगल में उन्मुक्त विचरण करने वाले जानवरों और पक्षियों को देखकर वे रोमांचित हो उठे। कृषि मंत्री ने यहां के प्राकृतिक सौंदर्य और व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर किसी को जीवन में एक बार अवसर निकालकर भारत की अमूल्य धरोहर गुजरात के गिर को देखना जरूरी आना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा कि ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे गौरव और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों का जीवंत प्रतीक है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन को बधाई दी। गौरतलब है कि एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में फैला हुआ है। ये सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ चीतों को पेड़ पे अठखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। मोर के नृत्य मन मोह लेते हैं और पक्षियों की कलरव अद्भुत है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है, उससे आसानी से न केवल वनों के बल्कि वन्य प्राणियों के अलग अलग गतिविधियों के लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अत्यंत उत्तम हैं। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात दौरे के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस दौरान वे जूनागढ़ के मानिकवाड़ा गांव में मूंगफली के खेत में गए और किसानों से जानकारी लेते हुए उनसे संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने खेत में उतरकर मूंगफली की निराई गुड़ाई भी की। किसानों से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मूंगफली की उन्नत किस्मों, बीजों की गुणवत्ता, उपयोग की जा रही खाद और उत्पादन तकनीकों पर गहराई से चर्चा की। किसानों ने उन्हें मूंगफली की खेती में आने वाली मौसमी चुनौतियों, बाजार मूल्य और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा, देश की खाद्य सुरक्षा में हमारे अन्नदाताओं की भूमिका अमूल्य है। सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जूनागढ़ गुजरात में भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण किया, कार्यों की समीक्षा की और किसानों और स्वयं सहायता समूह की दीदियों से संवाद किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आय प्राप्त करने वाली 50 लखपति दीदियों की सफल प्रेरणादायी कहानियों के संकलन का प्रकाशन किया। शिवराज सिंह ने कहा कि अब तक 1.5 करोड़ दीदियां लखपति बन गई हैं। 15 अगस्त तक 2 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में महिलाओं को यदि सही कौशल प्रशिक्षण, बैंक से उचित ऋण व आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं तो वे चमत्कार कर सकती हैं। अंत में महिलाओं के योगदान की प्रशंसा और हौसला बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। आपकी हर संभव मदद के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं आपके साथ खड़े हैं। उद्योग जगत में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। महिलाओं के परिश्रम से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। राजस्थान के फलौदी में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 किलो मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ये आयोजन बाप तहसील से बड़ी सीट गांव में हुआ। केंद्रीय मंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत अभियान के तहत जो लक्ष्य तय किए गए उसके लिए प्रयास लगातार जारी है। 50% हमारा ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, भारत का जो एनर्जी कैपेसिटी है, एनर्जी प्रोडक्शन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसमें भारत ने दुनिया को कमिट किया था, वचन दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा एनर्जी का जो डिमांड है वो डिमांड हम पूरा करेंगे। तो 3-4 दिन पहले आंकड़ा आ गए हैं, वो पूरा हो गया अभी, लेकिन इस ट्रैजेक्टरी को आगे हमको ऐसे ही रखना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। कृषि मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में देश भर के किसानों के विभिन्न समूहों से बातचीत में ये बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भविष्य में इस जल के उपयोग पर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी जिससे सभी को अधिकतम लाभ मिल सके। कृषि मंत्री ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पानी देना भारतीय किसानों के साथ अन्याय है। कृषि मंत्री ने किसान समूहों के प्रतिनिधियों से बातचीत में सिंधु जल संधि पर सुझाव भी लिए। कृषि यंत्रों की मदद से जहां खेती किसानी के काम कम समय में हो जाते हैं, वहीं इनसे फसल उत्पादन की लागत कम होने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ता है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में धान रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन पर 4,10,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। इस मशीन की कुल कीमत 9 लाख रुपए है। पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान की रोपाई में लाभ मिलते हैं। इससे श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है। इसकी मदद से एक दिन में 4 एकड़ भूमि में रोपा लगाया जा सकता है, जिससे खेती का काम पहले की तुलना में काफ़ी तेज़ हो गया है। इसके उपयोग से फसल की बुआई में पौधों की दूरी संतुलित रहती है, जिससे बीमारियां कम होती हैं और फसल का विकास बेहतर हो जाता है। श्रमिकों पर निर्भरता भी घटी है और कृषि लागत में कमी आई है। मशीन से रोपा लगाने पर प्रति एकड़ 31 क्विंटल तक धान का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा किसानों को खेती की नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि किसान कम लागत में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। इस कड़ी में सोयाबीन की फसल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग एवं बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर द्वारा किसानों के बीच नवीन उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस सिलसिले में कृषि अधिकारियों ने 18 जुलाई के दिन जबलपुर विकासखंड के गाँव ढाना और सालीवाड़ा में किसान
किसानों के खेत में सोयाबीन की फसल का जायजा लिया। उन्होंने इस अवसर पर मौजूद किसानों को हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों के मार्गदर्शन में पिछले महीने पराली प्रबंधन के साथ सोयाबीन JS 208 की बोनी की गई थी। सोयाबीन की फसल का जायजा लेने पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों को इन किसानों ने बताया कि हैप्पी सीडर अथवा सुपर सीडर से बोनी करने से नरवाई ने खेत में मल्च का कार्य किया है और ये वर्तमान वर्षा के पानी से धीरे धीरे सड़कर खाद में परिवर्तित हो गई है। इससे खेत तैयार करने में लगने वाली लागत एवं एक सिंचाई के साथ साथ समय की भी बचत हुई है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली स्थानों पर वन विभाग द्वारा हर वर्ष बरसात के आते ही पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाता है। ऐसा पहली बार है जब सीड बॉल का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण किया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल में दुर्गम स्थानों पर पौधरोपण के लिए पहली बार ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के साथ ही जंगल में सीड बॉल गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि इस वर्ष मॉनसून में 50,000 सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीड बॉल में जामुन, करंज और नीम के बीज डालकर उसे ड्रोन के माध्यम से जंगलों में गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत इस वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से हम लोगों के द्वारा जो है ये 7 परिक्षेत्र अंतर्गत लगभग 50,000 सीड बॉल जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जामुन, करंज, नीम ये सब जो सीड्स जो जंगल में हमको उपलब्ध हुए हैं उनका हम लोग सीड बॉल में डालकर छिड़काव कर रहे हैं। लक्ष्य 50,000 का इस बार रखा है हम लोगों ने सीड बॉल छिड़काव करने का। वहीं कोरबा वन मंडल में आम लोगों को नर्सरी से निःशुल्क फलदार और इमारती पौधों का वितरण किया जा रहा है। कोरबा वन मंडल के नर्सरी में इस वर्ष 1 लाख से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं, जिनका रोपण करने के साथ ही आम लोगों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नर्सरी में पौधा लेने पहुंची डॉक्टर M कुजूर ने बताया कि बेहतर पर्यावरण के लिए पौधा लगाना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 4 पौधा अवश्य लगाना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे। वन विभाग के नर्सरी में मैं पेड़ पौधे लेने आई थी और पर्यावरण को देखते हुए हमें सबको 8-10 पेड़ कम से कम साल भर में लगा ही लेना चाहिए, कहीं भी जगह देख के, ताकि हमारा पर्यावरण बैलेंस बना रहे और हम प्रकृति को बचा सकें। गौरतलब है कि कोरबा जिले में वन विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरसात के आते ही पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब सीड बॉल का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा आम लोगों को पौधारोपण के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के क्रम में राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में तथा उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि प्राकृतिक खेती स्वस्थ मृदा समृद्ध किसान की परिकल्पना पर आधारित है। प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त खेती है, जिसमें किसान अपने खेत पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर देशी पशु से प्राप्त गोबर गौमूत्र की सहायता से प्राकृतिक खेती करता है। प्राकृतिक खेती में किसी भी स्तर पर रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। और उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के क्रम में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य स्तर पर कुल 1800 क्लस्टर का आवंटन है। बीकानेर को 60 क्लस्टर में 7500 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ते हुए प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ावा देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 60 क्लस्टर में प्रति क्लस्टर 2 कृषि सखी CRP का चयन स्थानीय स्तर पर गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के क्रम में किया गया है।
चयनित कुल 120 कृषि सखी के प्रथम बैच की 60 कृषि सखी CRP को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। योजना प्रभारी कविता गुप्ता ने बताया कि प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के तहत 6 बायो इनपुट रिपोर्ट्स केंद्र का चयन किया जाएगा। प्रति केंद्र 1 लाख रुपए की राशि 50-50 हजार की 2 किस्तों में स्वीकृत की जाएगी। खेती में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही पानी की बचत और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर अनुदान दिया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रेशराइज्ड इरिगेशन योजना के तहत किसानों को अनुदान पर ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट और मिनी स्प्रिंकलर पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में सरसों के भाव में तेजी का रुख रहा। यहां 18 जुलाई को इसका भाव रहा 5,890 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 85 रुपए बढ़कर 5,975 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की हलवद मंडी में शनिवार को सरसों का कारोबार 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 जुलाई को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सरसों की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहां 18 जुलाई को सरसों का दाम रहा 6,900 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 50 रुपए टूटकर 6,850 रुपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,06,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 277,90,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। गर्मी सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की दीसा मंडी में 18 जुलाई को खीरे का भाव रहा 3,375 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 50 रुपए उछलकर 3,425 रुपए हो गया। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी खीरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। 18 जुलाई को इसका भाव रहा 1,200 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 300 रुपए की बढ़त के बाद 1,500 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में खीरा कमजोरी के साथ बिका। यहां 18 जुलाई को इसकी कीमत रही 2,000 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 100 रुपए की कमजोरी के बाद 1,900 रुपए हो गई। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की फतेहाबाद मंडी में 18 जुलाई को इसका भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 100 रुपए गिरकर 1,700 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह राज्य की सुल्तानपुर मंडी में भी खीरे के भाव में नरमी दर्ज की गई। 19 जुलाई को इसका भाव 25 रुपए टूटकर 2,125 रुपए से 2,100 रुपए पर आ गया। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। हैं डीडी किसान, मैं हूं एआई कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में हरी मिर्च की रोपाई करें, किसान बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। यहां टमाटर की रोपाई कर लें। इसके साथ ही अरहर की बुवाई करें। वहीं कपास की बुवाई का समय उचित है। इसके अलावा उड़द की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग की बुवाई कर लें। किसान मूंगफली की बुवाई करते रहें। इसी तरह बीन की बुवाई करें।
अभी लोबिया की बुआई करते रहें। यहीं फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की रोपाई करें। गुजरात के किसान भिंडी की रोपाई कर लें। इस समय धान की रोपाई करें। वहां गन्ने की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में बीन की बुवाई कर लें। यहां भिंडी की बुवाई करें। साथ ही हरी मिर्च की बुवाई का समय उचित है। इस समय लोबिया की बुवाई करते रहें। किसान करेले की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा खीरे की बुवाई कर लें। छत्तीसगढ़ में लौकी की बुवाई करते रहें। अभी मूली की बुवाई कर लें। इसी तरह पत्ता गोभी की बुवाई कर सकते हैं। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ में केले के बागों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान पपीते की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राजस्थान में मानसून अगले 2 दिन कहर ढाने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान के 28 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और बिहार में मतदाता सूची 95.92% साझा की गई है। और आपको बता दें एक बार फिर कि राजस्थान के 28 जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उनके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को युवा आध्यात्मिक सम्मेलन को नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने सम्मेलन पर आधारित एक लेख को साझा करते हुए इस मुहिम में युवाओं की भागीदारी को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान न सिर्फ सुरक्षा दे रही है बल्कि सेवा की मिसाल भी बन रही है। पुलिसकर्मी कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और प्राथमिक उपचार भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।
जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की ओर से डल झील के किनारे आयोजित साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस में भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।